Your report also mentions that gold में overall allocation is just 2%, जो जेंजीज है like in terms of amount बहुत ही कम है. तो do you think like this should increase, या तो क्या रीज़न है कि जेंजीज गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? सो इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डीप रीज़न है. सी हम जो भी डिसीजन लेते हैं ना, ऑलमोस्ट एवरी डिसीजन, राइट फ्रॉम द लैंग्वेज वी स्पीक, इंग्लिश भी बोल रहे हैं हम, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम वॉचेस लेते हैं, ऑलमोस्ट एवरी डिसीजन दैट वी टेक इज़ अ रिजल्ट ऑफ गुड, ग्रेट, द बेस्ट मार्केटिंग. ठीक है. तो अब क्या है कि हमें बहुत बोल दिया गया कि सही भी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सब ने आके बोल दिया, सारे इन्फ्लुएंशियल पीपल ने बोल दिया, सब ने बोल दिया, चार्ट्स दिखा दिए कि ये देखो ये ऐसा परफॉर्म करता है, वैसा परफॉर्म करता है, इक्विटी एट्सेट्रा, सो बाय अ लॉट ऑफ इक्विटीज़. सही है, मैं मना नहीं कर रहा, बट क्या सिर्फ ये सही है? मे बी नॉट. सो 1% एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना, वो किसी को गोल्ड में नहीं मिलता, या इंश्योरेंस में जो 60% कमीशन होती है ना, वो गोल्ड बेच के किसी को नहीं मिलती. इसलिए हमें किसी ने बताया नहीं कि शायद गोल्ड भी सही हो सकता है. अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है जो हमने पूरी पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं या करने वाले हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, पर मैं आपको डेटा के थ्रू सपोर्ट करता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ. और मैं वो बोलता हूँ, मैं खुद अंडर एलोकेटेड हूँ गोल्ड में, मैंने ये रिसर्चेस करी हैं, बट फिर भी शायद मैं अपना एलोकेशन नहीं बढ़ा रहा. उसका बैक ऑफ द माइंड हमारे सबकॉन्शियस में इतना हैवीली लोडेड है कि सिर्फ इक्विटीज़ में पैसा लगाओ या सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा लगाओ. मेरे डैड का 90% आई थिंक एसेट एलोकेशन इज टुवर्ड्स रियल एस्टेट, बिकॉज दादा ने बोला था, दादा के पैसे रियल एस्टेट में बने थे तो उन्होंने रियल एस्टेट में लगाए सब कुछ, जो ज़रूरी नहीं है कि वाइज डिसीजन हो, राइट. तो अब मैं आपको ज़रा डेटा के थ्रू जो मैंने बात करी अभी उसको सपोर्ट करता हूँ कि क्यों गोल्ड भी सही है, राइट. सो हमने क्या किया, हमने 25 इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ का डेटा निकाला ओवर द लास्ट 25 ईयर्स टू अंडरस्टैंड कि कितने कंट्रीज़ के इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ ने गोल्ड की रिटर्न, जो कितनी इमर्जिंग मार्केट कंट्री के हेडलाइन इंडाइसेस ने, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 हेडलाइन इंडेक्स है, वैसे ब्राज़ील में बॉफ्स्पा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे बाकी सारी कंपनी, बाकी सारी जैसे चाइना में SCI है, सांघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स एट्सेट्रा, वैसे ऐसे हमने 25 इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ का डेली डेटा फॉर द लास्ट 25 ईयर्स निकाला इक्विटी इंडाइसेस का. फिर उसके बाद हमने गोल्ड का डॉलर प्राइस निकाला 25 सालों के लिए डेली डेटा. फिर हमने 25 साल का डेली डेटा अगेन उनकी करेंसीज़ का निकाला इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, तो मल्टीप्लाई करके हमें गोल्ड का प्राइस मिल गया. और हमने इक्विटी इंडाइसेस की डेली स्टैंडर्ड डिविएशन देखी. स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द रिस्क की डेली कितना मूवमेंट होता है, तो जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा. तो हमने क्या किया, हमने रिटर्न्स को डिवाइड किया स्टैंडर्ड डिविएशन से. हमने देखा एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने एडजस्टेड फॉर रिस्क उनकी लोकल करेंसी गोल्ड प्राइसेस को बीट किया उनके हेडलाइन इंडेक्स ने. नॉट इवन इंडिया. नॉट इवन इंडिया. इंडिया ने एब्सोल्यूट बेसिस पे बीट किया, और कितने अमाउंट से बीट किया वो भी हम देख लेते हैं. सो दैट इज अराउंड जस्ट 0.76% ऑन एन एनुअल बेसिस. 0.76%. सो अगर मान लो कि निफ्टी 50 की CAGR से फॉर एग्जांपल 15% आई, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की 14.24 रही होगी, राइट. बट अगर हम उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दें तो निफ्टी 50 भी बीट नहीं करता. मतलब 20-25 इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में से एक ऐसी कंट्री का इंडेक्स नहीं है जो गोल्ड को बीट करता हो. गोल्ड लेने का और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि रुपी ना गिर रहा है काफ़ी तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, और गोल्ड US डॉलर्स में टिपिकली इंटरनेशनली डिनोमिनेटर रहता है, तो 4% तो आपको वैसे ही फ्री में मिलता है ना हर साल. उसके बाद जो प्राइस इंक्रीज होता है. RBI, चाइना का जो रिजर्व बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना आई थिंक इज़ द करेक्ट नेम, जितने भी बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड जब रशिया का सैंक्शन लग गया था ना फॉरेन रिजर्व्स का, तो सब बैंक्स को रियलाइज़ हो गया कि कल को अगर हमारी कंट्री पे भी सैंक्शन लगा दिया US यूरोप ने, तो हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा. तो सब ने गोल्ड काफ़ी ज़्यादा स्टॉकअप करना चालू कर दिया. आई थिंक इंडिया का भी 10% तक चला गया है. ग्लोबली रेशियो ये 10-11% तक चला गया है कि जितने भी फॉरेन बैंक, सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स हैं वो लगभग 10% के आसपास, मतलब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से आप क्रॉस वेरीफाई भी एक बार डेटा कर सकते हैं, 11% के आसपास, 10% के आसपास सेंट्रल बैंक्स का जो फॉरेन रिजर्व्स है वो गोल्ड में पड़ा होता है. सो गोल्ड
ठीक है, काफ़ी सारे इक्विटी वाले लोग बोलेंगे कि इसमें वो स्पेक्यूलेटिव वैल्यू होती है, कुछ रियल वैल्यू नहीं होती, एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी है, बट इतने सालों से चलता आ रहा है ना, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। सो आप ये देखो, गोल्ड का उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस हमारे पोर्टफोलियो में हो भी जाता है। सो मैंने एक AMC के क्या कहते हैं, बहुत बड़े मतलब मैनेजरियल पोजीशन पे, बहुत बड़ी AMC है, उसके बहुत कोई सीनियर बंदे हैं, उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि सो अगेन दिस इज़ नॉट अ ब्लैंकेट एडवाइस, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा कि अगर आप 100 रुपये लगाना जा रहे हो इक्विटी में, तो 80-85 इक्विटी में लगा दो और 15-20 गोल्ड में लगा दो। तो मेरे हिसाब से तो मतलब आइडियल एलोकेशन 10-15% के आसपास होनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स। अगेन मैं एजुकेट कर रहा हूँ, मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा। बट मेरा खुद का हैविंग सेड दैट अभी कम है, मैं अब बढ़ाने वाला हूँ। मैंने ये स्टडी करी है, मतलब इस पर 1.5 लाख 2 लाख डेटा एंट्री पॉइंट्स लगा के मैंने मेहनत करके कंक्लूजन निकाला है, फिर भी मेरा कम है, बिकॉज वी आर अ रिजल्ट ऑफ द मार्केटिंग दैट वी सी। बार बार ये सही है, ये सही है लगा के हमें जो बिलीव कराया जाता है उसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। सो हमें डेटा ज़्यादा देखना चाहिए, हमें रिसर्च ज़्यादा देखनी चाहिए, एंड दिस इज़ वाई वी डू दिस काइंड ऑफ रिसर्चेस। जैसे वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई, ऑल स्टॉक इंडेक्स भी दिखाया, ये भी दिखाया, ताकि आगे जाके हम सही डिसीजंस ले पाए। Let's ignore the standard deviation part, and even if we ignore that, I can see India is the only country where the stock market index has given higher return as compared to gold. That's true. बाकी कोई भी कंट्री इसमें नहीं दिख रही है जिसमें Emerging स्टॉक मार्केट्स, हाँ इमर्जिंग मार्केट्स में स्टॉक मार्केट्स ने ज़्यादा दिया है। तो यू आर सीइंग गोल्ड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है इन ऑल दीज इमर्जिंग कंट्रीज। तो मतलब उन लोगों के उन कंट्रीज के रेजिडेंट्स अगर सिर्फ गोल्ड में पैसा लगा लेते, इक्विटी में नहीं लगाते, तो दे वुड हैव बीन बेटर ऑफ। एंड लुक एट द मार्जिन्स, नो 25 साल पे भी अगर मैं बात करूं, ब्राज़ील में 4.31% है, चिली में 4.08% है, चाइना में 6.25% है, इजिप्ट में 6.26% है, चेक रिपब्लिक में 2.58 है, इंडोनेशिया में 3.16% है, कोरिया में 5.23% है, पोलैंड में 7.5% है। सो ये MSCI से हमने, MSCI के हिसाब से जो इमर्जिंग मार्केट्स हमने वो लिए हैं। अभी मुझे पता है कमेंट में कोई लिखेगा पोलैंड चेक को आप क्यों बोल रहे हो, तो उसका रीज़न ये है। सो ये 25 साल में, मतलब जहाँ पे NA लिखा है उनका डेटा अवेलेबल नहीं था। बाकी आप 20 साल में देख लो, 15 साल में देख लो, 10 साल में देख लो, गोल्ड इज़ अ क्लियर विनर इन दिस केस, राइट। सो कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि इक्विटी हटाओ, गोल्ड में सारा लगाओ, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग, but gold should have 10-15% allocation of your portfolio as well. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.